तो भाई देखो ईएमआई वाला जो चैप्टर है उसमें हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स को तो पढ़ लिया था पूरा का पूरा कि फाई बी डॉट ए होता है, किस तरीके से वेरी करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब बात आ रही है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई कॉइल दे रखी है, जैसे ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, कॉइल दे रखी है और वहाँ पे कॉइल के पास में अगर कैसे भी किसी भी तरीके से फ्लक्स को बदल दिया जाए, किसको बदल दिया जाए, फ्लक्स को, यानी फ्लक्स को लगातार चेंज किया जाता रहे, तो जैसे जैसे फ्लक्स बदलता रहेगा तो ये देखा गया कि इस बंद कॉइल के अंदर या लूप के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। जो ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर वहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो गया है तो भाई जो कॉइल है या लूप है उसका खुद का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो ईएमएफ अगर वहाँ पे जनरेट हो गया है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट कर देगा, और जो जनरेट इलेक्ट्रिक करंट हुआ है उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि मेन चीज़ जो है, मेन कंडीशन जो है वो किस पे आ रही है, फाई पे। फ्लक्स चेंज होता रहना चाहिए, और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक वहाँ पे ईएमएफ आता रहेगा, और जब तक ईएमएफ आता रहेगा तब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी आता रहेगा। लेकिन अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए, फ्लक्स चेंज होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उससे पास कर रही हैं वो चेंज होना बंद हो जाए, तो फिर ईएमएफ ज़ीरो मतलब आई भी ज़ीरो। समझ पा रहे हो? ये केवल और केवल तभी तक का गेम है जब तक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा। और फ्लक्स को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो फ्लक्स हमें पता है, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, बी ए कॉस थीटा, यानी फ्लक्स को चेंज करने के मेरे पास क्या तरीके हैं। या तो भाई मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करता जाऊँ, कोई ऐसा तरीका हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड को बदला जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जो लूप है, कॉइल है, उसका एरिया चेंज होता जा रहा हो, एरिया को चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा तरीका होगा थीटा की वैल्यू जो है चेंज होती जा रही है, थीटा अगर चेंज होता जा रहा है बी और ए के बीच का, तो भी जो है हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है चेंज होता जा रहा होगा। तो जनरली हमारे पास तीन कंडीशंस हैं फ्लक्स को चेंज करने की, और इन तीन कंडीशन में से कोई सा भी एक चीज़ हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। और ये जो फिनोमेना है, ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फिनोमेना है या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने का जो फिनोमेना है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ठीक है भाई, वही चीज़ अब हम पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं शॉर्ट में, ईएमआई। तो देख क्या लिख रहा है, द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ये वर्ड बहुत जरूरी है, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर होगा तो क्या जनरेट हो जाता है, ईएमएफ ऑफ करंट जनरेट हो जाता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई। और जो जनरेटेड ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ इज नॉन एज induced EMF and generated current is known as induced current। तो जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है उस करंट को हमने क्या बोल दिया, इंड्यूस्ड करंट, और जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हमने क्या बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दिया। क्या बोल दिया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दिया है। अब ये जो फिनोमेना हो रहा था इसको तो हमने बोल दिया कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कम से कम ये तो सब बच्चों को पता होना ही चाहिए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। अब क्या हुआ फिर आगे भाई, फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, फिर इन्होंने वहाँ पर लॉ दे दिया। और लॉ क्या दिए भाई, फैराडे ने 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। अब देखो यहाँ फैराडे का नाम आपने शायद केमिस्ट्री में भी सुना होगा।
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वहाँ पे भी जो है फैराडे ने 2 लॉ ही दिए थे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो है 2 लॉ दिए थे। और यहाँ इन्होंने जो है, हाँ यही साइंटिस्ट वही है दोनों, वो भी वही, नहीं लॉ अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दिए हैं और वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दिए थे, दोनों चीज़ों के लिए दिए। अब देखो इसीलिए हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ EMI। नहीं, अगर इनका केवल और केवल एक ही जगह लॉ होता ना तो हम खाली क्या लिखा करते, फैराडेज लॉ ऑफ EMI लगाने की जरूरत ही नहीं था। इसीलिए आगे लिखते हैं क्योंकि वह EMI के लिए है ना। जैसे आपने सुना ना न्यूटन्स लॉ, अब न्यूटन्स लॉ आप ये थोड़ा ना पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फलाना, है ना, मोशन लगाना चाह रहे हो ठीक है, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ बोल दो तो वही पता है कि 3 लॉ होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, पहले लॉ में तो इन्होंने यही बात बताई है जो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ रहे थे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेनन है वो इन्होंने पहले लॉ में दिया है। क्या दिया है? Whenever magnetic flux linked with the closed loop, किसी भी closed loop या फिर सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, चेंजेस, एंड EMF induced in the loop or circuit which lasts so long as changes in flux continue, जब तक फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज होता रहेगा तब तक वो जो है वहाँ पे बना रहेगा, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा तो EMF भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। चेंज का ही पूरा गेम है, फ्लक्स लगातार चेंज होते रहना चाहिए भाई, या तो फ्लक्स लगातार बढ़ते रहना चाहिए या फिर फ्लक्स लगातार घटते हुए रहना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में EMF भी जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले लॉ में तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा होता है, दूसरे लॉ में इन्होंने बताया है कि जो EMF जनरेट होता है वो कितना जनरेट होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे आपके इतना EMF जनरेट हो रहा है या इतना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, दूसरे में इन्होंने क्या बताया है, द इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज्ड लूप और सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड लूप और सर्किट। क्या बोल दिया देखो इन्होंने, जो यहाँ पे EMF है, E है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅/dt, ये इन्होंने बोला है। और प्रोपोर्शनल को अगर हम हटा दें तो ये कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो यहाँ पे -1 आता है, यानी E बराबर माइनस ऑफ d∅/dt, ये फॉर्मूला बन जाता है। E बराबर क्या आता है, माइनस d∅/dt। d∅/dt का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लक्स में चेंज होने का रेट है, जो भी फ्लक्स में चेंज होने का रेट है वही किसके बराबर है, EMF के बराबर है। और देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया हुआ है, इस नेगेटिव का देखो क्या मतलब होता है। नेगेटिव मेनली यहाँ पे इस चीज़ को बताता है, ये वैसे लेंज लॉ ने एक्सप्लेन किया था नेगेटिव साइन को, अभी मैं आगे लेंज लॉ को बताऊंगा, उन्होंने इसे पूरा एक्सप्लेन किया। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जिस चीज़ की वजह से EMF इंड्यूस हुआ है वो जनरेट होने के बाद में उसका क्या करता है, अपोज करता है। जिसने उसे जनरेट किया है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है, जनरेट होने के बाद वो खुद उसी का अपोज करता है जिसने उसे जनरेट किया। एक तरीके से जैसे बाप बेटे का नियम बोल सकते हो आप, लेंज का जो नियम होता है जनरली ऐसे बोला जाता है उसे। लेंज ने ये बात बताई थी कि जिसने उसे जनरेट किया है, जिसने उसे पैदा किया है, उत्पन्न किया है, अब बेटा जो है बड़ा होकर बाप का ही अपोज करने लग जाए, ये बिल्कुल वही वाली बात होती है। जिसने उसे जन्म दिया है, पैदा किया है, उत्पन्न होने के बाद वो उसी का क्या करता है, अपोज करता है। उसीलिए यहाँ पर कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो E बराबर माइनस d∅/dt आ गया है। अगर यहाँ पे भाई n टर्न्स वगैरह दे दी जाए तो जितने भी टर्न्स होंगे 4n टर्न्स, अगर n टर्न्स दे रखे हैं तो E कितना आ जाएगा, माइनस के n d∅/dt। इस तरीके से लिख दोगे, है कि नहीं, जितने भी टर्न्स है उस तरीके से आप निकाल ही लोगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, सभी को पता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो EMF कितना हो गया, 0। वही चीज़ हो रही थी कि फ्लक्स को लगातार बदलते हुए रहना पड़ेगा अगर आपको EMF को इंड्यूस करवाना है। तो अगर कांस्टेंट हो गया तो EMF 0 मतलब I 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने क्या निकाल लिया है, EMF निकाल लिया है। अब EMF से हमें क्या पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट और बता दो भाई, इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाएगा। I की वैल्यू भी हमें बताइए। तो I अगर मुझे निकालना है
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि I किसके बराबर होता है, V अपॉन R, और जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे आप EMF के बराबर ले सकते हो। तो I किसके बराबर आ जाएगा, E अपॉन R। अभी अभी मैंने E का फॉर्मूला निकाला है, माइनस डी फाई अपॉन कितना होता है भाई, dt, पुट कर दें क्या यहाँ पे, तो I कितना आ जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन dt, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया R से, तो I बराबर आ गया माइनस डी फाई अपॉन dt, और अपॉन में क्या है, R है, बस R आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालना है। तो EMF अगर निकाले तुरंत आप क्या निकाल लोगे, R निकाल लोगे, क्योंकि E अपॉन R कर देना, जो भी EMF आए आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन में E निकाल लोगे, जो भी E निकल के आया आपका भाई उसको बस किससे डिवाइड कर देना है, R से, तो तुरंत यही आ जाएगा। और देखो भाई, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हमें चार्ज और चाहिए कि चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे dq की वैल्यू और बता दो, इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये तो हमारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट हमने निकाल लिया कि इंड्यूस्ड करंट कितना है। अगर हमें इंड्यूस्ड चार्ज और पूछ लिया जाए कि ये कितना हो जाएगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I किसके बराबर होता है भाई, dq अपॉन dt होता है। मुझे dq निकालना है तो dq किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू dt आ जाएगा क्या। I को उठा के यहाँ रख देते हैं, जैसे मैं I को उठा के यहाँ पे रखूँगा तो I कितना है, माइनस डी फाई अपॉन dt, इधर R है और इंटू में क्या है, dt है। अब जैसे ही आपको ये दिखा तो आप क्या कहोगे कि ये dt से dt को काट दो, dt से dt को आप ऐसे मत काट देना कि ये आपने सीधा सीधा इससे काट दिया, ऐसे अगर काट दिया दिखा के तो भाई गलत हो जाएगा। ये आपको बस मन की आंखों से काटना है, कौन सी आंखों से, मन की आंखों, बस सोचना है कि हाँ ये जो है इससे कट चुका होगा, कैंसिल हो चुका होगा, और आप क्या लिख दोगे भाई कि dq किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन, उसे काटना नहीं है बस, अगर काट दिया तो यहाँ पर एक रूल ब्रेक हो जाएगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, d बाई डी टी, ये एक ऑपरेटर है, ये पूरा ऑपरेटर है d बाई डी टी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस dt से इस dt को उड़ा दो, क्योंकि इस dt का इस d के बिना कोई अपने आप में कोई महत्व तो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए क्रॉस काटने से पता है नंबर कट जाता है, आधा नंबर तुरंत वहीं पे उड़ा देगा, अगर कोई ठीक ठाक चेक करने वाला कोई समझदार व्यक्ति मिल गया तो, और कोई वैसा ही आ गया टपोरी से खुद नहीं पता है dt से dt चलेगा, वो तो उसे तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, ये आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। तो आपने इंड्यूस्ड चार्ज भी निकाल लिया, इंड्यूस्ड करंट भी निकाल लिया, और इंड्यूस्ड EMF तो आप निकाल ही चुके थे। क्लियर है तीनों चीज़। एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, E इज इक्वल टू कितना है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और इस छोटे से फॉर्मूले पे ही बहुत ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं भाई। और न्यूमेरिकल देखते हैं भाई किस तरीके के बनेंगे। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि आपको जो है फाई दिया हुआ है 4t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, और ये आपको दे रखा है वेबर के अंदर। कितना दे रखा है, वेबर दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, EMF इज इक्वल टू वॉट, इंड्यूस्ड EMF आपसे पूछा गया कि जब दूसरा सेकंड होगा उस सेकंड पे, 2वें सेकंड पे, इसमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे भाई बताओ, फॉर्मूला है आपके पास में। अगर फाई आपको दिया हुआ है, बड़े ही आराम से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो भाई। कैसे करेंगे, E किसके बराबर होता है भाई, माइनस का DF है, तो इसको बस डिफरेंशिएट कर देना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, टाइम में ही दे रखा है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। 4t का क्यूब कितना आएगा, 12t स्क्वायर, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है, यानी 12t स्क्वायर आएगा। अच्छा माइनस आगे लगा हुआ है, पहले मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, तो ये जो है 12t स्क्वायर। चलिए इसका कितना आएगा भाई, माइनस 4t, एक पावर कम, तो माइनस 4t आ गया। 10 और 5 तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 होगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, EMF निकाल लिया, माइनस 12t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4t माइनस के 10, ये क्या आ गया, EMF आ गया। अब टाइम जो भी दे रखा उसे उठा के रख दो बस। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2वें सेकंड पे अगर मुझे EMF निकालना है तो E बराबर 2 दूनी 4 और 12 चौक 48 होते हैं क्या, 2 पुट कर दो, 8
माइनस के 10 कितना आ गया भाई ये 50 आ गया शायद 40 50 माइनस 50 वोल्ट। तो ये आपका क्या निकल के आ गया ईएमएफ। क्लियर है? इस तरीके से ईएमएफ निकाल देते। अगर यहीं पे सुनिए, हाँ ईएमएफ को फोर्स मत समझना कि कहीं न्यूटन लगा दो आप, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। ये मैंने तीसरे चैप्टर में मैंने साफ साफ लिखवाया भी था। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट एनी फोर्स, वो फोर्स नहीं होता है, वर्क चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है पोटेंशियल के बराबर होता है। अच्छा देखो यहाँ पे अब और क्या दिया जा सकता था, यहाँ पे हो सकता था आपसे बोल दे कि ये कॉइल है और कॉइल का रेजिस्टेंस दे दिया जाए कि रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, देन बताओ इंड्यूस्ड करंट भी कितना हो जाएगा। तो इंड्यूस करंट अगर पूछा जाता तो आई किसके बराबर कर देते आप सीधा सीधा ई अपॉन आर। तो ई कितना निकाल लिया 50 और आपको रेजिस्टेंस देगा वो कॉइल का, जैसे 10 दे रखा है तो 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 है। जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस दे देगा आपको उसे बस उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। अगर आपको मतलब इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है तो सबसे पहले आप ईएमएफ ही निकालोगे। ईएमएफ निकालने के बाद में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तुरंत आप क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल लोगे कि वहाँ पे कितना करंट पास हो रहा होगा। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो तुम करके दिखाओगे, जल्दी से मुझे फटाफट से सॉल्व करके देंगे इसे। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ईएमएफ बताना कितना होगा। वैल्यू पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लो आप। क्या नहीं, ठीक है, वेबर तो ऐसा ही सिस्टम में है। ग्यारह 1115 ठीक ठाक आ रहा है तो है। चलिए देख लेते हैं ई कितना होता है भाई माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 15 टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 15, यही आ रहा है ईएमएफ। तो एट टी इक्वल टू 10 सेकंड की बात हो रही है भाई, तो पुट कर देते हैं 10 तो माइनस 1500 तो यहीं से आ गया, माइनस माइनस प्लस 400 माइनस 15। सही है भाई, इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। लेंज लॉ, लेंज लॉ वही है जो अभी मैं बता रहा था, है ना, उसी को बता रहा है बस ये, है ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इज। जिसने उसे प्रोड्यूस किया है वो उसी का क्या करेगा, इंड्यूस होने के बाद अपोज कर देगा। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट इसीलिए होती है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है भाई, लेंज लॉ, एक तो तुम मेरे हिसाब से 15 या 20 दिन में एक दिन तो आते हो, और उस दिन में भी आके आप पूरा जो हिसाब किताब कर लेते हो कि 6 है कि 8 हैं कि 10 हैं, पता नहीं किसका आपका कैलकुलेशन चालू हो जाता है ना। तो यार पढ़ लो, बोर्ड की क्लासेस है ना, कैसे काम चलेगा। और फिर जो है आओगे, जैसे पेपर आएंगे ना भैया, कैसे भी करके ऐसे क्वेश्चन लिख दो कि पेपर उन्हीं में से फंस जाए, है ना। याद है आपको वो दिन याद आ रहे हैं, 11th वाले याद आ रहे हैं दिन, पक्का याद आ रहे हैं ना। मतलब ये कंडीशन थी कि मैं कहीं बाहर भी था कि एक पेपर भेजा इसने कि इन्हें सोल्व करके दे दो, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हें सोल्व कर। मैं कहीं बाहर घूम रहा था, शायद मैं दिल्ली गया हुआ था शायद, या आगरा गया था, इन दोनों में से कहीं पे था। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कि भैया कैसे भी करके दे दो, कल पेपर है। अब ये स्थिति होती है फिर इसकी। अब तो क्लास में आता नहीं है ना, नहीं कुछ दे दिए थे शायद मैंने वहाँ पहुँचने के बाद, है ना।
करना पड़ता है बच्चों के लिए, सब कुछ करना पड़ता है ना। तो पढ़ लो, डेली आया करो अच्छे से। चलिए देखो, तो समझ गए भाई है ना लेंस लॉ का मतलब। अच्छा, नोट में क्या है, लेंस लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे ये पूरा बेस होता है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस होगा, तो ये आपको ध्यान रखना ही है पूरा। आगे चलता है, देखो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किस तरीके से किए थे और डायरेक्शन हमें किस तरीके से पता करनी है वो हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जहाँ पे बच्चे जो है अटकते हैं, जनरली बच्चे जो है अटक जाते हैं, वो आपको देखना, अच्छे से देखना। जैसे हमारे पास कॉइल है, ये कॉइल आपको दिख ही रही होगी, और कॉइल है और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बार मैग्नेट है। ध्यान से देखो भाई, अच्छे से देखो, बार मैग्नेट है। अब मैग्नेट जैसे मेरे पास है, तो मैग्नेट से क्या निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से भी जा रही होंगी। अगर मैं इस बार मैग्नेट को जैसे जैसे पास में लेके आ रहा हूँगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पास में लाने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, यानी फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास में लेके जा रहा हूँ, तो फ्लक्स लगातार बढ़ता रहेगा, और जब तक इसमें फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक यहाँ अपने आप ही ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को शो कर देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट शो हो गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है इन्होंने, तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप इंड्यूस हो जाता है। क्या ये एक तरीके से चमत्कार जैसा लग रहा होगा आपको, और बिल्कुल चमत्कार ही है। कॉइल रखा है, बस मैग्नेट को मैं ऐसे करके लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, बस मैग्नेट को लाने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। यही है EMI का लॉ। अब देखो ये लेकिन तब तक ही होगा जब तक आप उस मैग्नेट को मूव करवा रहे होंगे। अगर ला के आपने छोड़ दिया फिर जीरो हो जाएगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। अब फिर से आप अगर वापस की ओर जाने लग गए, इलेक्ट्रिक करंट फिर भी जनरेट होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो पहले डायरेक्शन थी अब क्या हो जाएगी, वापस अपोजिट हो जाएगी। अगर आप इसके पोल्स को चेंज कर दो, मैं कैसे लेके आ रहा था, नॉर्थ को लेके आ रहा था, किसी डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, वो मैं निकालना सिखाऊंगा किस डायरेक्शन में हुआ, वही पूरा गेम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसे पूरा चेंज कर दूँ, साउथ वाला लेके आऊँ, साउथ को पास में लेके आऊँगा, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट होगा, लेकिन पता क्या होगा, जो हम नॉर्थ को लेके आए थे ना पास में, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, 4। 2 केस तो क्या बनेंगे, जब नॉर्थ वाले को हम पास में लाएंगे और नॉर्थ वाले को दूर लेके जाएंगे, और 2 केस क्या हो जाएंगे, जब साउथ वाले को पास में लाएंगे और साउथ वाले को दूर लेके चले जाएंगे। कोई एक केस भी आपने अगर ढंग से समझ लिया तो तीनों केसेस को तो आप जो है डायरेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। मैग्नेट को ऐसे खड़ी कर रहे हो, मैग्नेट को ऐसे खड़ी कर दोगे तो ऋषु यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रही होंगी, लेकिन निश्चित होंगी, वो वेरी नहीं कर रही होंगी। फिर कैसे फ्लक्स चेंज कर दोगे आप, है ना। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी है। चलिए देखो भाई, मैं जो है आपको पहला केस बता रहा हूँ, फिर आप करेंगे, है ना। देखो केस फर्स्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया ये कोई कॉइल है, ऐसे करके मैंने बना दिए, बस एक लूप से दिखा रहा हूँ, बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं यहाँ पे, बस एक लूप मैंने दिखाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये क्या है भाई, यहाँ पे मैग्नेट है, इधर क्या है, साउथ पोल है, और इधर क्या है भाई, नॉर्थ पोल है, और इसको मैं इसके पास में लेके आ रहा हूँ, किसी न किसी वेलोसिटी से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये कंडक्टिंग चीज़ की है, किसी की भी कंडक्टिंग वायर हो, मतलब ऐसा वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाए, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, हाँ कोई भी वायर हो, कंडक्टिंग वायर है बस, और कोई कंडीशन नहीं, मतलब बिजली जानी चाहिए उसमें, बिजली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि रबर वगैरह की करके देख लो, तो वो नहीं होना चाहिए। घर करोगे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपके पास एमीटर नहीं होना चाहिए। ये आप ऐसा मत करना कि मैग्नेट लेके आए और आपको इतना झटका लग गया कि आपको शॉर्ट मार गया। बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसे आप गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर पाओगे। गैल्वेनोमीटर से पता कर पाते कि हाँ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है, ठीक है। मैग्नेट इतनी बड़ी लेके आ रहा है। चलो देखो भाई, देखो भाई, ये कॉइल किसी के पास कड़ा है, जैसे मेरे पास है तो सही, मैं उतार देता हूँ। चलो वैसे ये पूरा लूप नहीं है, ठीक है, लूप होना चाहिए, ठीक है, पूरा दिखा दो। चलो लूप आप लाओ, चलो मिल गया, एक जैसा ही दोनों। देखो ध्यान से, ये कॉइल लूप ऐसे करके रखिए, है ना, ऐसे करके रखिए भाई, ठीक है, ऐसे रखिए। और मैं जो है इसको पास में लेके आ रहा हूँ। हमें पता करना है कि यहाँ जो पास में लेके आने पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी। ये वाली डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मान लेता हूँ और ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूँ। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऐसा करके मैंने मान लिया।
किसको किसको? हाँ हाँ, पेन को मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये कॉइल है और ऐसे करके इसके पास में लेके आ रहा है, ऐसे करके, तो पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे, ऐसे करके हैं। हाँ, पार करवाने वाली कंडीशन को भी अभी देखेंगे, पार करवाने में क्या होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो भाई, पहले तो अभी ये डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं। तो मैंने जो है मान लिया इलेक्ट्रिक करंट जो है किस डायरेक्शन, देखो सबसे पहला स्टेप आप मानोगे, मैंने माना लेट आई की जो डायरेक्शन है वो मैंने कैसे मान ली है, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखेंगे कैसे मान ली, क्लॉकवाइज, ऐसे करके घूम रही है क्लॉकवाइज। और अगर आई ऐसे करके घूम रहा है तो इससे अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो एरिया पता है कैसे निकालते थे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट घूमता था ऐसे करके हम फिंगर्स को कर्ल करते थे, जो थंब की डायरेक्शन होती थी वो क्या हो जाता था, एरिया हो जाता था। तो ऐसे करके घुमाओगे तो इधर जो है एरिया मिल जाएगा, यानी इसके कारण क्लॉकवाइज अगर आई माना है तो एरिया किधर मिल जाएगा, एरिया जो वेक्टर है वो इधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। यहाँ पे जो बी की डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन किधर होती है भाई, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के इनसाइड यही होती है। तो बी की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, यानी मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो साउथ से नॉर्थ इस तरफ हो रहा है। बी इधर है और ए इधर है, पास में लेके आ रहे हैं। अब मुझे देखना है फ्लक्स में चेंज कैसा आ रहा होगा, ध्यान से देखना। हमें पता है फाई का फॉर्मूला कितना होता है भाई, या फाई अगर मुझे निकालना है तो कितना होता है, बी डॉट ए, यही होता है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, थीटा बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 180 है। एरिया इधर है, आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने माना है, एरिया इधर हो गया, और बी इधर है क्योंकि साउथ से नॉर्थ बी की डायरेक्शन है। थीटा कितना हो गया, 180, तो कॉस 180 लगा देता हूँ मैं सीधा सीधा, और कॉस 180 का मतलब कितना आ गया, -1, यानी फाई बराबर में आ रहा है माइनस के बी, दिख रहा है। अगर मैं इस मैग्नेट को पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास लाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। पास लाने का मतलब है बी की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, यही होगी। बी अगर बढ़ रहा है तो अब आप मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा? नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है फ्लक्स घट रहा होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो बी बढ़ रहा है यानी फ्लक्स बढ़ रहा होता। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब बी अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स को क्या बोल दोगे, घटेगा। क्या बोल दोगे भाई, घटेगा। तो यहां से आप सबसे पहले ये चेक करोगे फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, समझ गए आप यहां तक। अगर फ्लक्स घट रहा है तो अब आप ई निकाल सकते हो। देखो फ्लक्स अगर घट रहा है यानी माइनस के d∅/dt की मैं वैल्यू निकालूं तो कैसी वैल्यू मिलेगी भाई, ये अगर घट रहा है तो घटने का अगर आप रेट निकालोगे, चेंज निकालोगे तो घटने का रेट कैसा आता है, या पहले आप ऐसे देखो, खाली मैं माइनस नहीं लगा रहा, खाली d∅/dt निकाल रहा हूँ। अगर मैं d∅/dt निकालूं तो ये बताओ नेगेटिव मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, d∅/dt। घटने का मतलब है छोटी में से बड़ी घटा रहे हो संख्या, और छोटी में से बड़ी संख्या अगर घटा रहे हैं तो कैसा मिलेगा, ये नेगेटिव में। और ईएमएफ अगर मैं निकालूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है भाई, माइनस का d∅/dt ही होता है। माइनस आने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, माइनस आने का मतलब माइनस माइनस प्लस, यानी ईएमएफ की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर ये आया, आवाज नहीं, पॉजिटिव अगर ये आया इसका मतलब है जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी थी वो बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव निकल के आ जाता इसका मतलब है जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी थी उसके वो अपोजिट होगा, समझ गए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा आप अपने आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानोगे, पहला स्टेप ये है। इलेक्ट्रिक करंट को मानो, ज़्यादातर क्लॉकवाइज ही माना करो, बड़ा आसान से हो जाएगा। क्लॉकवाइज मानोगे तो एरिया इधर आ जाएगा हमेशा। बी वेक्टर किधर आएगा भाई, साउथ पोल को इधर लेके आ रहे थे, पास में लेके आ रहे थे, बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो फाई किसके बराबर है, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। थीटा से हमें पता चल गया 180 आ रहा है, -1 हो गया यानी माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब बी को अगर आप बढ़ाओगे तो फाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फाई अगर कम हो रहा है तो d∅/dt कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और d∅/dt नेगेटिव आ गया तो ई हमें पता है कितना होता है भाई, माइनस का d∅/dt यानी पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी एक्चुअल जो आई की डायरेक्शन है वो कैसी होगी भाई, क्लॉकवाइज ही होगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज ही होगी, क्लॉकवाइज। यानी साउथ पोल को अगर हम पास लेके आ रहे होंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा केस है, आवाज नहीं भाई, दूसरा केस और देख लेते हैं। ये रही कॉइल और ये वही है भाई, इधर क्या है साउथ और इधर क्या है भाई
नॉर्थ है। अभी मैं इसको पास लेके आया था, अब मैं किधर लेके आ रहा हूँ? क्लॉकवाइज। ऐसे है ये, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट मैंने फ्लो करवाया है, क्लॉकवाइज ही तो है। ऐसे अगर करवाता तो एंटी क्लॉकवाइज होती। मेरी ओर से देखो, मतलब देखने का नजरिया है ना, जो मेरी ओर से क्लॉकवाइज है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, और जो मेरी ओर से क्लॉकवाइज है ना अंतरा। ऐसे देखोगे, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे करके फ्लो करवाया ना, कॉइल ऐसे रखी है तो क्लॉकवाइज है मेरी ओर से। घड़ी ऐसे तो चल रही है, कैसी बात कर रहे हो? घड़ी ऐसे नहीं चल रही। देखो आप ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं। रुको 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 रुको, देखो घड़ी है यहाँ पे, घड़ी वैसे मेरे पास पड़ी है। अरे नहीं, यही तो क्लॉकवाइज है, क्या दिक्कत है? देखा ना, घड़ी को देखा भाई। हाँ घड़ी बताना कैसे चल रही है, देखना देखना, अब तुम अच्छे से देखना। घड़ी है ऐसे, मैं हाथ को ऐसे घुमाता रहूंगा, है? अरे इधर से ही तो है, आप देखो ये घड़ी है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ हाथ को, क्लॉकवाइज ही तो है भाई। आप जिधर से देख रहे हो वो डायरेक्शन चेंज होगी, ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, लो। तो हमेशा ऐसे करके घुमाना है, क्लॉकवाइज एरिया इधर। चलिए है, अब तुम खामखा गाड़ी उल्टी पकड़ ली, मैंने देखा। खामखा घड़ी यही तो है। अब घड़ी कैसे घूम रही है? ऐसे ही घूम रही है। हाँ तो सही तो पकड़ रखी है, ऐसे ही घूम रही है, सही तो है, सही तो है, पूरा गेम बढ़िया है। देखने का फर्क है भाई, ये वो वाली बात हो रही है कि मेरे लिए जो लेफ्ट है आपके लिए वो राइट हो जाएगा, बस इतना सा। चलिए देखिए, देखो ध्यान से, वही है क्लॉकवाइज, आवाज नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने मान लिया यहाँ पे भी। तो आई किधर माना है भाई? लेट। आई कैसे मानोगे? सबसे पहले आप क्लॉकवाइज मान लोगे। जैसे क्लॉकवाइज मानोगे तो एरिया किधर मिलेगा? इस तरफ मिलेगा, एरिया आपका इधर मिला, ठीक है। अब आप इसे किधर लेके जा रहे हो? दूर, तो हमें आई की डायरेक्शन चाहिए। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? फाई बराबर क्या होता है भाई? बी ए कॉस थीटा, फाई निकालेंगे। अब देखो फाई बराबर बी ए, थीटा निकालते हैं, थीटा कितना होगा? तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, यानी बी की डायरेक्शन तो किधर होती है? इधर ही होती है। अरे थीटा तो अभी भी कितना आ रहा है भाई? 180 ही है। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1 होती है, यानी फाई कितना आ रहा है? माइनस के बी है, ये आया फाई। अब देखो इसको आप दूर लेके जा रहे हो, तो दूर लेके जाने में बी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। पहले बी बढ़ रहा था, पहले बी बढ़ रहा था, और अब बी क्या हो जाएगा भाई? कम। बी अगर कम हो रहा है तो फाई बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आगे आ रहा है। तो बी अगर कम हो रहा है तो फाई बढ़ जाएगा। फाई अगर बढ़ रहा है तो डी फाई अपॉन डी टी, बताओ पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा? फाई बढ़ रहा है तो डी फाई अपॉन डी टी, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है तो पॉजिटिव आ गया। हमें क्या निकालना है? ई। ई कितना होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई यही होता है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? नेगेटिव। और ये नेगेटिव आने का मतलब है जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी एक्चुअल जो डायरेक्शन मिलेगा, एक्चुअल जो डायरेक्शन मिलेगा वो किधर मिल जाएगा भाई? आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो केस तो हमारे वो हो गए जब हमने इधर साउथ पोल को एक बार पास लेके आए थे और एक बार दूर लेके गए थे। तो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगले दो केस क्या हो जाएंगे? नॉर्थ पोल को जब लेके आ रहे होंगे, उनको भी कर लेते हैं। देखो जल्दी से ध्यान से देखेंगे। केस थर्ड, ये रहा कॉइल, ये रहा भाई मैग्नेट, ये कौन सा है? नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। अब इसको मैं पास में लेके आ रहा हूं, ठीक है। अगेन वही, आई मैंने उसी डायरेक्शन में माना है, लेट। आई किधर माना है?
क्लॉकवाइज, और एरिया किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी इधर आ गया। अब देखो बी किधर होगा भाई, बी किधर होगा, साउथ से नॉर्थ होता है, यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, ऐसे करके। फाई निकाल लेते हैं, तो फाई किसके बराबर, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा बताओ कितना मिलेगा, 0, क्योंकि एरिया भी उधर और बी भी उधर है, दोनों 0 हो गए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, +1, तो फाई कितना मिल जाएगा भाई, प्लस के बी ए के बराबर मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस बी ए। अब बताओ पास में अगर मैं लेके जा रहा हूं तो बी बढ़ रहा होगा क्या, बी बढ़ रहा है, तो बी अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, अरे बढ़ेगा ही, प्लस आ रहा है ना यहाँ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब है d∅/dt कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव, और E अगर मुझे निकालना है तो माइनस के d∅/dt, यानी ये कैसा आ जाएगा भाई, नेगेटिव, और ये नेगेटिव आने का मतलब है I नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो फोर्थ केस है वो आप खुद कर सकते हो, क्या हो जाएगा, जब इसे दूर लेके जाएंगे, बस देखो बदलाव क्या आएगा, दूर लेके जा रहे होंगे तो b घट जाएगा, b घटने का मतलब फाई घटेगा, फाई घटने का मतलब d∅/dt नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। कर लोगे ना, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब आप इसे है ना डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एग्जाम में अगर आ जाए, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे अगर आ जाए, तो डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना, NaSC, ध्यान से देखो। Na का क्या मतलब है, Na का मतलब है कि अगर नॉर्थ पोल को पास में लेके आ रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल को पास में ला रहे हो तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। दूर ले जाएंगे तो वो बदल जाएंगे, बस पास वाले याद रखने हैं। नॉर्थ को पास में ला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ को पास में ला रहे हैं तो क्लॉकवाइज। अगर उन्हें दूर लेके जा रहे होंगे तो ये पूरा उल्टा हो जाता है, यानी फिर NC हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। आपको बस पास वाले याद रखने हैं, दूर वाले तो आप खुद से कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, NaSC, उससे आप डायरेक्शन पता करिए, ठीक है। और भी हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कल करेंगे ही। जो बच्चे लेट आए थे वो आज वाला लेक्चर जरूर देख लेना घर पे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ठीक है, कल करेंगे भाई।